कॉर्ड्स रूल। ठीक है, समझना है कि कॉर्ड्स रूल क्या है। जैसे कॉर्ड्स रूल हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए आरडीबीएमएस। क्या यूज करते हैं? आरडीबीएमएस। तो कॉर्ड एक मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने किसी भी लैंग्वेज को आरडीबीएमएस, है ना, बनाने के लिए या आरडीबीएमएस होने के लिए सर्टेन रूल्स दिया। दैट मीन्स 12 रूल्स दिया। उसी रूल्स को हम लोग कहते हैं कॉर्ड्स रूल। यानी कि वो 12 रूल जो दिए वो दिए कि अगर कोई ये इस सारे रूल्स को सेटिस्फाइड करता है, इस रूल को अडॉप्ट करता है, तो वो लैंग्वेज कोई भी डीबीएमएस हो सकता है, आरडीबीएमएस हो सकता है। यानी कोई भी लैंग्वेज को, चाहे ओरेकल हो या माईसीक्वल हो या एसक्यूएल सर्वर हो, वो अपने आप को आरडीबीएमएस कहता है, तो ये रूल्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि जब आप इस रूल्स को देखेंगे तो लगेगा कि सब चीज तो फॉलो कर ही रहा है, तभी ना आरडीबीएमएस और ये ओरेकल क्या है? आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस है कि नहीं? माईएसक्यूएल आरडीबीएमएस है, सीक्वल सर्वर आरडीबीएमएस है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग, ये सारे सॉफ्टवेयर कॉर्ड्स को दिए गए रूल को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे अब आप रूल जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो नया क्या दिए, लेकिन जिस समय इन्होंने रूल दिया उस समय ये चीज क्या था? नया बात था। क्यों? क्योंकि पहले डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, है ना। जैसे सी आ गया था, सी प्लस प्लस भी हो गया था, जावा का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, बेसिक आ गया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था, तो सब कोई प्रोग्रामिंग तो समझ रहा था कि ये प्रोग्रामिंग होता है, ऐसे प्रोग्रामिंग होता है, ऐसे होता है। बट डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया ना, फोर्थ जीएल में आया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। तो जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया तो एक सर्टेन रूल नहीं था कि किसको हम लोग डेटाबेस बोलें, डेटाबेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो उस समय लगभग 1980-85 में इन्होंने इस रूल को दिया कि अगर कोई लैंग्वेज अपने आप को डेटाबेस यानी आरडीबीएमएस कहता है, डीबीएमएस में भी आरडीबीएमएस कहता है, तो ये सारे रूल को फॉलो करना होगा। तो उस समय के हिसाब से ये सारा रूल दिया गया था। अब हम लोग एक एक रूल देखेंगे कि क्या क्या रूल है। और यहाँ पर देखिए, एफ कॉर्ड, जिनको नाम है एडगर एफ कॉर्ड, वाज कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। The relational database was created. Cord proposed 12 rules, popularly known as Cord's 12, to test DBMS concept against his relational model. Cord's rules actually define what quality a DBMS requires. मतलब ये डिफाइन करता है कि DBMS का क्या क्वालिटी होना चाहिए। क्लियर है? अब ये है कि एटलीस्ट कम से कम कोई भी सॉफ्टवेयर को आरडीबीएमएस रिप्रेजेंट करने के लिए, आरडीबीएमएस बनाने के लिए कॉर्ड्स का एटलीस्ट 6 रूल को फॉलो करना होगा। और ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेटाबेस लैंग्वेज नहीं है जो कॉर्ड्स के 12 रूल को फॉलो करता है। इवन ओरेकल अभी सबसे ज्यादा रोबस्ट माना जाता है या सिक्योर्ड माना जाता है, बट ओरेकल भी 8 ही रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। तो हम लोग देखेंगे, मैंने सिर्फ रूल को सिर्फ ये नाम दिया है, डिफाइन नहीं किया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके कि किस रूल में क्या है। और ये सब इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं डेटाबेस, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या होता है डेटाबेस में। तो आप देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई डेटाबेस बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, किसी भी इंटिटी का, तो आप उस एंटिटी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये सब जानते हैं, है ना। अगर स्टूडेंट का बना रहे हैं तो आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में पुट होना चाहिए। वेरी सिंपल रूल, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है गारंटीड एक्सेस रूल। गारंटीड एक्सेस रूल कहने का मतलब है कि अगर डेटाबेस में कोई डेटा है तो वो हर हाल में एक्सेस होना चाहिए।
और मैनुअली नहीं, किसके थ्रू? कमांड के थ्रू। यहाँ कोई भी काम मैनुअली नहीं करते, इवन एक्सेल में भी मैनुअली नहीं करते हैं। एक्सेल में आप मैनुअली करते हैं? कोई भी अगर चाहिए किसी का फोन नंबर तो फाइंड करते हैं, फिल्टर करते हैं, है ना, 2-2 कॉलम पर फिल्टर लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी आपका डेटा है टेबल के अंदर अगर मौजूद है, तो अगर किसी भी तरीके से हम उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस हो जाना चाहिए। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, पहले भी डिस्कस किए हैं, या सपोज मुझे खोजना है कि वैसा नाम बताइए, वैसे नेम का स्टूडेंट का हमको डिस्प्ले कीजिए जिसके नेम के लास्ट लेटर ए हो, होगा ही डेटाबेस में, होगा कि नहीं? राजा, सुरेंद्र, सत्येंद्र, महेंद्र, ये सब होगा ना। तो वो है, तो हर हाल में वो क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। चाहे कैसे भी आप कर लो, आप भी करेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो जो आप क्वेरी करना है वो क्वेरी कर लीजिए, वो अगर है उसमें तो एक्सेस होना चाहिए। नहीं एक्सेस हो रहा है तो फिर आरडीबीएमएस नहीं आप बनाए हैं ठीक से, या आरडीबीएमएस लैंग्वेज नहीं है जब इस तरह के प्रोविजन नहीं दिया है। अगर कहेगा एसक्यूएल सर्वर कि मेरे पास इस तरह के कमांड हम नहीं बनाए हैं, तो फिर क्यों नहीं बनाए? आप आरडीबीएमएस नहीं है, यही ना है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। और नल वैल्यूज का मतलब ही हम समझा दिए आपको कि कभी कभी 2-3 तरीके से, 2-3 रीजन की वजह से, रीजन से हम लोग किसी कॉलम का रोज को ब्लैंक रखते हैं, या तो मिसिंग है, या आपको याद नहीं, छूट गया आपसे फिल करना, या याद नहीं है ना। तो ये सबसे हम लोग मिसिंग करते हैं, बट वहां मिसिंग नहीं छोड़ना है, वहां पर क्या होना चाहिए? नल आपको डालना नहीं है। ये किसके लिए रूल किया है? आप पहले दिमाग में ये बताइए कि ये सब हमको करना है, नहीं, ये सब कह रहा है कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कहना है। यानी कि कोई ये ऑरेकल कह रहा है कि हम आरडीबीएमएस हैं, तो ऑरेकल को ये बात को क्या करना है? फॉलो करना है, आपको नहीं कि हमको नल लिखना है। वो अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या वहां ले लेगा? नल। और वो दिखाएंगे। अब कहिए कैसे नल ले लिया, तो हम लिखेंगे क्वेरी कि उनका मोबाइल नंबर दिखाओ जिनको हम लोग नल छोड़े हैं। आप ब्लैंक छोड़े हैं, मिसिंग कर दिए हैं, नहीं भरे उसमें, लेकिन आप नल लिखिएगा तभी वो दिखाएगा। यानी कहीं ना कहीं इंटरनली वो क्या कर रहा है? नल ले रहा है। क्या ले रहा है? नल ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको जब भी कोई यूजर ब्लैंक छोड़ता है या मिस कर जाता है भरना, तो आपको वहां पर नल पुट कर देना है। ऑब्वियसली ओरेकल काम करता है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ओरेकल काम ये करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर करके, थोड़ा सा देख भी ले तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर यूजर आईडी और पासवर्ड डीबीएमएस ओरेकल खुद असाइन करके देता है क्या? नहीं जी, इंस्टॉल करते समय तुमको देना पड़ेगा यूजर आईडी पासवर्ड। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सर बोल रहे थे कि असाइन करके देता है खुद से। वो पुराने वाला में देता था, पुराने वाले में, सही बात कर रहे हैं। जैसे सुन लीजिए, एक उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड नहीं असाइन कोई करता है। एक यूजर नेम होता है मास्टर यूजर नेम, पहले टाइगर चलता था, अभी जो नया वाला में था वो एडमिन होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सिस्टम होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सिस्टम। बट सिस्टम पर हम लोग काम नहीं करते। देखिए अभी हम दिए हैं एचआर, है ना, या और भी हम यूजर बनाए होंगे, तो एक बाय डिफॉल्ट देता है क्या? सिस्टम। जो आप इंस्टॉल कीजिएगा वो बताएंगे, जब ये इंस्टॉल करना बताएंगे तब। और पुराने वाले में देता था टाइगर, सही बात बोल रहे हैं, जब ओरेकल 8i 9i सब चलता था, और बाकी फिर आप अपना बना सकते हैं। ऐसे भी तो कंप्यूटर भी तो देता है, एडमिनिस्ट्रेटर देता है ना, वही तरह इस भी ये भी सिस्टम देता है ना। और मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जैसे एक मेरे पास ये टेबल है एम्प्लॉइज नाम का। क्या नाम का टेबल है? एम्प्लॉइज नाम का। जैसे हम लोग रिकॉर्ड देखना रहता है तो सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज और रन। देखिए कोई मिसिंग वाला है, देखिए एक तो बहुत सारा ये सब मिसिंग है, इसमें तो खाली मिसिंग दिख रहा है।
लेकिन कोई ऐसा कॉलम देखिए किसी का कोई चीज मिसिंग हो, एक मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर नल होगा। तो अगर मुझे खोजना है कि वैसे इम्प्लॉई का, अगर देखिए मैं खोज रहा हूं कि वैसे इम्प्लॉई का डिटेल्स दिखाइए जिनका मैनेजर आईडी 100 है। अभी तो सबको दिखा रहा है, जितना इसमें डेटा है सबको दिखा रहा है, जिनका मैनेजर आईडी 100 है। तो हम लोग लिखते हैं ये वेयर मैनेजर आईडी इक्वल टू 100। तो अभी सिर्फ किसका दिखाना चाहिए? 100 वाले को दिखाना चाहिए। देखिए सिर्फ 100 वाला को दिखा रहा है। अभी 107 दिखा रहा था, 100 वाला सिर्फ कितना है? 14 है। ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन वैसे को दिखाना है जिनका मैनेजर आईडी में कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे, अपने आप इंटरनली नल। तो वेयर मैनेजर आईडी इज होता है, नल में इक्वल टू नहीं होता, इज नल। यानी कि जो ब्लैंक आप छोड़ते हैं उसको बाय डिफॉल्ट ये क्या किस में चेंज कर देता है, यानी कि कॉर्ड्स रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये नल वहाँ पर नहीं लिखा हो रहता है, नहीं, आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ट्रीट करता है नल। वहाँ पर प्रिंट मतलब लिखा हो रही ना, लेकिन नहीं नहीं, आपको लिखना नहीं है, आप भी अपना बनाइएगा टेबल तो भी आपको नल लिखना है। ब्लैंक छोड़िए, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा? नल। जीरो कर दो, जीरो इज ए वैल्यू। नहीं नहीं, जीरो वैल्यू हो गया। अगर आप सैलरी में जीरो कर देंगे तो सैलरी जीरो हो जाएगा ना उसका, फिर डेटाबेस गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सोचना है, आपको कह रहा है कि ब्लैंक छोड़ दीजिए, नहीं याद है तो वो नल ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और नेक्स्ट हम लोग के पास है कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। कैटलॉग में कहने का, कैटलॉग आप जानते हैं, दुकान वगैरह में कैटलॉग देखते होंगे, जहां पर क्या रहता है, एक ऐसा कैटलॉग में क्या होता है कि एक पूरे दुकान का जो भी चीजें होती है वो सबके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। ये ना होता है कि क्या क्या चीज होती है, या मेन्यू आप देखते हो। तो वही चीज डेटाबेस में भी होता है। एक टर्म्स आता है मेटा डेटा, मेटा, सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, फेसबुक नहीं मेटा। एक आता है टर्म्स जो हमेशा मेटा डेटा। मेटा डेटा कहने का मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। जैसे कोई चीज आपको एक्सटर्नल दिखता है लेकिन उसका इंटरनल डिस्क्रिप्शन भी होता है ना। कोई चीज एक्सटर्नल दिख रहा है बट उसका इंटरनल डिस्क्रिप्शन भी होता है। यानी कि आप जो एक्सटर्नल देख रहे हैं वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा डेटा होता है। जैसे सपोज आप देखते होंगे कि मेटा डेटा यूजर को दिखता नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वेबसाइट का। हर वेबसाइट का मेटा डेटा होता है। अब मेटा टैग भी होता है। अब अगर HTML कोई पढ़े होंगे तो मेटा टैग भी होता है। मेटा टैग, आप जानते हो कि HTML में जो भी चीजें आप यूज करते हैं वो सारा आपको क्या ब्राउजर में दिखता है, टैग का आउटपुट दिखता है। लेकिन मेटा टैग का आउटपुट, यानी मेटा टैग के अंदर वैसा इंफॉर्मेशन रहता है जो नॉर्मल यूजर का काम नहीं है। वो किसके लिए काम है? जो एडमिन है, जो उसको बनाया है। अब मेटा डेटा में होता क्या है? तो मेटा डेटा में होता है कि कौन इस वेबसाइट को बनाया है, वो अपना नाम लिखना चाहेगा, किसके लिए वेबसाइट है, क्या इंफॉर्मेशन है, सारा किसके अंदर रहेगा। यानी कि उस पूरे, एक तो मैं अगर किसी स्कूल का वेबसाइट देख रहा हूं तो मेरे लिए वो सारा डेटा हो गया। वेबसाइट पर जो भी उपलब्ध है वो क्या हो रहा है? डेटा हो गया। और उस वेबसाइट का भी क्या क्या है, यूज किया गया है, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, कितना कौन सा UTF यूज किया है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन रहता है किसमें? मेटा डेटा में। और उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो मतलब है इसका। अब जैसे ये बिल्डिंग हो गया, आप देख रहे हो कि ये है, सब चीज देख रहे हो कि लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, बट इसका भी तो डेटा होगा कि लाइट जल रहा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, है ना, या रेंट होगा। तो वही चीज क्या होगा कि ये डेटा और इसके भी इंफॉर्मेशन कहीं पर होगा, तो वही होता है मेटा डेटा। अब टेबल के अंदर क्या होता है, कैटलॉग कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप, अगर मैं अभी ये बताया तो आपको ये जो टेबल दिख रहा है वो आपके लिए डेटा दिख रहा है कि ये देखिए डेटा है, ये इतना है और इसमें 107 रोज है और नीचे 107 रोज है और ये सारा इम्प्लॉइज का क्या है? डेटा है।
लेकिन इसका मेटा डेटा क्या होगा, यानी इस डेटा का डेटा क्या होगा, तो आपको ये बताए थे कि हर एक टेबल का अपना डिस्क्रिप्शन होता है। इसका साइज होगा इंटरनली, इसका टाइप होगा इंटरनली, इसमें प्राइमरी की लगा होगा, तो ये इसका क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया। तो वो भी आपको रखना जरूरी है। और मेटा डेटा होता है, मैं अगर दिखाऊंगा इस टेबल का मेटा डेटा, तो आपको लिखना रहता है डेस्क और इम्प्लॉय। ये सब कमांड बताएंगे, इसलिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब कैसे लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन इम्प्लॉइज, यानी इम्प्लॉइज का डिस्क्रिप्शन बताएगा। कहीं पर आपको लग रहा है क्या डेटा होगा, खाली कॉलम का नाम बता रहा है कि ये कॉलम इस टेबल में है, ये इसका डेटा टाइप है, यानी इसमें नंबर है। var_char2 यहाँ पर होता है स्ट्रिंग, जो आप C++ में क्या पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग। यहाँ पर ये क्या होता है, var_char2 स्ट्रिंग, समझते हैं ना। तो यहाँ पर var_char2 है, ये लेंथ है, ये प्रिसीजन है। तो ये इम्प्लॉइज डेटा का डेटा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा डेटा बोलते हैं। समझ गए। तो मेटा डेटा कोई भी पूछे तो आप लोग बताए डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा है ओरेकल, ये भी डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है हम लोग का व्यू अपडेटिंग। क्या आता है, व्यू अपडेटिंग। ये समझना है हम लोग को सबसे पहले। 5 नंबर, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। अब क्या होगा कि आपको ओरेकल में अगर आपको सारा जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसके लिए एक लैंग्वेज होना चाहिए। या ओरेकल की बात नहीं कर रहे, कोई भी डेटाबेस हो, कोई भी RDBMS हो, और वो लैंग्वेज हम लोग फॉलो करते भी हैं। कौन सा लैंग्वेज फॉलो करते हैं, SQL। कौन सा लैंग्वेज है, ये जो पार्ट आपने पढ़ा है ना, अभी मैं कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, ओरेकल का। किसका यूज कर रहा हूं, ओरेकल का। लेकिन ये जो सेलेक्ट स्ट्रिक्स लिखे, वो ओरेकल में ही यूज नहीं होगा, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज होगा, MySQL में भी यूज होगा। मतलब जितना भी RDBMS कहता है वो सब में यूज होगा। हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बट ओरेकल सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग SQL यूज करते हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत के कि ओरेकल ही SQL है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एक लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है ना, जो सेट ऑफ कमांड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप डेटाबेस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। डेटाबेस बनाना, बिगाड़ना, अपडेट करना, सब SQL आपको प्रोवाइड करता है कमांड के थ्रू। और वो कमांड ओरेकल भी फॉलो करता है, MySQL भी फॉलो करता है, और SQL सर्वर भी फॉलो करता है। तो इसीलिए मैं बोला था कि अगर आप ओरेकल भी सीख जाते हैं तो आपको MySQL सीखने में कोई दिक्कत, क्योंकि टेबल से रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए वहां भी कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट ही करेंगे। हाँ, तरीका अलग होगा कि ये इसका स्क्रीन ऐसे आ रहा है तो उसका स्क्रीन कुछ और होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा ना, लेकिन सेलेक्ट ही काम करेगा। डिस्क्राइब देखने के लिए डिस्क्राइब ही काम करेगा। क्रिएट टेबल से क्रिएट टेबल बनता है, चाहे ओरेकल में बनाए, इवन MS एक्सेस में बनाए, ठीक है, कमांड के थ्रू करें तो, है ना। तो हर जगह दोनों के थ्रू काम होता है, कमांड के थ्रू भी और GUI के थ्रू भी। लेकिन हमको पढ़ना क्या होता है, कमांड के थ्रू। कमांड के थ्रू ही सारा काम, क्योंकि हम लोग को पढ़ना SQL होता है। तो आप समझ रहे कि SQL पढ़ेंगे तो कहीं पर फॉलो करवा लेंगे, ओरेकल में भी, MySQL में भी, SQL सर्वर में भी, है ना। तो ये पढ़ना है, तो ये लैंग्वेज होना चाहिए। तो हम लोग कमांड के थ्रू भी करेंगे। ऐसे इसका GUI भी होता है, GUI के थ्रू भी हम लोग क्रिएट टेबल बना सकते हैं। क्वेरी बिल्डर से हम लोग बनाते हैं, बट उसके थ्रू हम लोग को नहीं पढ़ना। यहाँ से आप डायरेक्ट टेबल उबल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से देखिए सारा आपको क्रिएट, यहाँ पर नहीं होगा क्वेरी बिल्डर, कहीं पर होगा। एक मिनट, ये तो कमांड्स है ना, एक मिनट। ऑब्जेक्ट यूजर, यहाँ से क्रिएट यूजर, और कहीं पर होगा इससे देखते हैं, इसी से होगा क्रिएट। हाँ, इससे होगा क्रिएट आपका। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएट कॉलम, है ना, कॉलम का नेम और जो भी होगा एलियास नेम, वो बनाते समय बताएंगे। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। और एक होगा कि आप अपना SQL काम करके, ध्यान दो इधर,
एसक्यूएल काम करके और एसक्यूएल कमांड के थ्रू सारा आप लिख के भी क्या कर सकते हैं, बनाएंगे। तो हम लोग को इसका जीयूआई मोड पर काम नहीं करना है, किसके थ्रू काम करना है, कमांड्स के थ्रू, क्योंकि कमांड आपको हर लैंग्वेज में काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज है। नेक्स्ट इसका कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होना चाहिए जिसके थ्रू सारा डेटाबेस पर काम करेंगे। तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज फॉलो करेंगे, एसक्यूएल। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, वही ये सब कमांड दिया है, क्रिएट, सेलेक्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है व्यू अपडेटिंग। क्या है, व्यू अपडेटिंग। अब समझ लीजिए व्यू क्या होता है। व्यू आप जानते होंगे कि हमने बताया था कि अलग अलग, वो एक टेबल निकालते हैं, सेलेक्ट, व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है। क्या होता है, लॉजिकल टेबल। दो तरह के टेबल एक तरह से हो सकते हैं, एक हो गया फिजिकल टेबल, जैसे ये एम्प्लॉइज हो गया, वो फिजिकल टेबल हो गया, ये टेबल है। ठीक है, इतना कॉलम्स है। लॉजिकल टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा हो, सपोज आपके पास 100 कॉलम्स हो और आपको डेटाबेस पर काम करने के लिए एक यूजर रखना पड़ेगा जो सारा डेटाबेस पर काम कर रहा है, उसको डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, कुछ एंट्री करना है, कुछ डिलीट करना है। और अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बल्क में डेटा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ काम उस पर होते रहेगा। अगर कोई प्रोडक्ट का कंपनी है, तुरंत प्रोडक्ट कितना निकला, किस सिटी में कितना गया, तुरंत एंट्री करना होगा डेटाबेस में, है ना, कितना ये हुआ। तो क्या एक यूजर से सारा काम होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल को लॉजिकली, नॉट फिजिकली, लॉजिकली एक से ज्यादा भाग में बांट देते हैं और उसी लॉजिकल पार्ट को हम लोग कहते हैं व्यू। क्या कहते हैं, व्यू। ये बताएंगे हम प्रैक्टिकली भी। तो क्या होता है कि जैसे सपोज इस टेबल को ही मान के दीजिए, इस टेबल को हम लोग 3 भाग में बांट दिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और फिर एक लास्ट हो गया आपको यहां से लास्ट बाय द वे तक। अब ये 3 व्यू बन गया। V1 नाम कुछ भी रख सकते हैं व्यू का, V2 एंड V3। एक तरह से V1 भी टेबल ही है। कितना कॉलम्स है इसमें, 4 कॉलम्स है, लेकिन लॉजिकल है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इसको एक यूजर को दे दिए, इस यूजर को दे दिए। अब इसके लिए V1 व्यू है, हमारे लिए व्यू है, लेकिन इसके लिए वो क्या है, टेबल है। यानी कि उसको इसी 4 कॉलम पर काम करना है। क्लियर है। और जब ये 4 कॉलम पर कोई भी एंट्री करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन मास्टर टेबल पर भी होगा ना। एक टेबल तो सारे जगह मेरे पास है, तो हम एडमिन है, हमारे पास सारा टेबल का है। अब 3 भाग में बांटे, एक भाग इसको दे दिए, एक भाग इसको दे दिए, एक भाग उसको दे दिए। जो 4 कॉलम इसको दिए उसी 4 कॉलम पर इसको काम करना है, उसी 4 कॉलम पर इसको काम करना है, और उसी 5 कॉलम पर इसको काम करना है। अगर उस 4 कॉलम में से कोई डिलीट करता है, कोई इंसर्ट करता है, तो अपने आप उसका रिफ्लेक्शन इस टेबल में आएगा। हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ देखना है कि वो व्यू से 3 डाला आ जाएगा। तो जो मेन टेबल से ही हम लोग लॉजिकली डिवाइड करके 3 टेबल बनाते हैं या 4 टेबल बनाते हैं या 5 जो भी बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्यू। और इससे फायदा भी होता है कि एक आदमी के नहीं, हम लोग 4 आदमी में बांट दिए और ऑथोराइजेशन के हिसाब से दे दिए कि इसको उतना ही चीज देंगे, इसको ज्यादा इंटरनल चीज नहीं देंगे, सैलरी वाला कॉलम नहीं देंगे। ये भी तो देखना होता है कि किसको कौन सा कॉलम देंगे, कौन सा टेबल कॉलम पर कौन काम करेगा। तो ये हो गया लॉजिकली, है ना। तो समझ रहे हैं, लॉजिकली बांटना, फिजिकली नहीं। फिजिकली बांट दिए तो एक चीज 3 भाग में हो गया, तो फिर उसको मेन टेबल से कोई मतलब रह गया क्या, एक टेबल को 3 भाग में काट दीजिए तो कोई मतलब नहीं रह गया। लॉजिकली करने का मतलब है कि वो मेन है, सिर्फ वो बना हुआ है। तो ये व्यू बनाते हैं हम लोग टेबल को, जब बल्क में हमारे पास बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, तो हाँ, जैसे कि सीक्वेंस वाइज सबको बांटा जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, सीक्वेंस बांटा जाता है। आप ये कॉलम दे दीजिए, जो आपको मर्जी है दे सकते हैं। इवन ये भी कर सकते हैं, मैं तो आपको लग रहा है कि ये कॉलम दे दिए इम्प्लॉई आईडी, जैसे V1 को हम लोग दिए इम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। अब ये 4 कॉलम दिए तो चारों का सब रो होगा,
ये भी जरूरी नहीं है, 4 में से कह दिए कि 4 में से इसको कह दिए कि तुम ऊपर से 100 से लेकर और 123 तक ही तुम्हारा रहेगा, वो भी कर सकते हैं। जैसे मन वैसे आप दे सकते हैं उसको गिवन, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कॉलम, और कॉलम का भी सारा वैल्यू भी नहीं दे सकते हैं। समझ गए? तो वो बस V1 टेबल नहीं देख पाएगा ना, तो हाँ, उसके लिए V1 ही होगा, उसको यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, वो V1 उसको दे दिए, उसको यूजर नेम पासवर्ड देंगे, वो V1 ही देखेगा। अब कुछ भी काम वो करेगा तो मेरे पास मास्टर टेबल जो इम्प्लॉइज है, उस इम्प्लॉइज में एडमिन है, तो हमारे पास रिफ्लेक्स, जैसे वो कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देगा तो उससे भी डिलीट होगा और मेरे से भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम देखते भी रहेंगे मास्टर टेबल में। उसके लिए तो वो टेबल फिजिकली होगा ना। हाँ, फिजिकली है टेबल, उसके लिए वो फिजिकली है, लेकिन लॉजिकल, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे एक लकड़ी, इसको मार्कर लिए, इसको 2 भाग में हम काट दिए, तो ये लॉजिकली कट गया, मेन से कोई मतलब नहीं है। और कह देंगे कि देखो तुम्हारा इस भाग इतना दूर है, इतना दूर तुम, तो फिजिकली हुआ, सॉरी 2 भाग में काट दिए, फिजिकली हो गया। अब इसको कहेंगे कि नहीं इतना दूर तुम अपना मानो, जो भी पेंट करना है लिखना है तुम करो, और इसको कह देंगे इतना दूर तुम करो, ये भी जो भी पेंट करना लिखना है। तो ये इसका बना एग्जिस्टेंस तो है मेन का ना, और मेनली तो फिजिकली नहीं काटे हैं, और ना जो भी इफेक्ट हो रहा है पूरे में इफेक्ट हो रहा है, आधा ये कर रही है आधा ये कर रही है, तो ये हो गया लॉजिकल का मतलब, ये हो गया। फिजिकल अगर काट ही दिए तो तीनों अलग अलग टेबल हो गया, 3 टेबल ही हो गया, तो फिर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह गया। क्लियर है? फिजिकल अगर, हाँ एडमिन अगर फिजिकल टेबल में चाहेगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी सारे व्यूज में जाएगा, वहां से करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन एडमिन के पास आएगा, और एडमिन अगर कोई अपने से भी एंट्री कर देता है तो व्यू को भी पता चल जाएगा कि एडमिन के द्वारा एक एंट्री किया गया। एडमिन के पास तो पावर है ना कि या तो हम कर सकते हैं या तुम लोग करो। ठीक है, हाँ एडमिन टेबल डिलीट कर दिया तो वो वाला के पास है, एग्जिस्टेंस खत्म। हाँ, व्यू है वो लॉजिकल है, जब यही डिलीट कर दिए तो एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर व्यू का कोई एक आदमी कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करता है, हाँ, तो व्यू 1 और व्यू 3 में भी तो उसका पार्ट रहता है, तो वो भी डिलीट नहीं वो डिलीट नहीं करेगा, वो अपडेट करेगा। देखिए 2 चीज होता है, देखिए सपोज मैं बताता हूँ, देयर, अच्छा क्वेश्चन है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड अपडेट। आप कहिए कि डिलीट एंड अपडेट में क्या डिफरेंस है। जैसे टर्म्स, यहाँ वर्ड का, वर्ड नाम से पकड़िएगा, जैसे अगर हम लोग 24,000 सैलरी को हटा देते हैं तो ये डिलीशन नहीं हुआ, ये अपडेशन हुआ। आप कहिए कि सर डिलीट करना मतलब किसी चीज को हटा देना है, डिलीट होता है, लेकिन आरडीबीएमएस में यहाँ टर्म में डिलीट कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि 24,000 को डिलीट कर दो, यानी 24,000 का सारा रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट होगा। और 24,000 वैल्यू को अगर डिलीट कर रहे हैं तो 100 वाला इंप्लॉई का सैलरी 24,000 से 0 हो गया, यानी इसकी सैलरी क्या हो गई, अपडेट हो गई। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अपडेट होगा। डिलीशन का मतलब कि सारे में उसका क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाएगा, तो वो हमेशा अपडेट करेगा, डिलीट नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो कहेगा कि 24,000 वाला डिलीट हो जाए तो 24,000 का इंप्लॉई आईडी और फर्स्ट नेम और लास्ट तो इसके अंदर है, तो कैसे डिलीट कर सकता है, तो वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। फिर असाइन कर रहे हैं जो टेबल एक टाइप से स्पेशलाइजेशन हो गया। नहीं यार, फिर तुम स्पेशलाइजेशन इज द फिजिकल, लॉजिकल, ये लॉजिकल है। तुम दिमाग में क्यों, दिमाग में हमेशा डाल रहे हो, ये लॉजिकल है। लॉजिकली हम आए, जब मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए फिर हम चेंज कर दिए कि नहीं इसमें 4 दिए थे, एक और इसमें से उठा के इसमें दे दिए और इसमें कम कर दिए, ज्यादा दिक्कत तो रहा। ये लॉजिकल है, दिमाग में रखना है कि ये मेन टेबल रहेगा, और स्पेशलाइजेशन में कि मेन टेबल नहीं रह गया, वो 2 टेबल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिकल और फिजिकल का अंतर समझो यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक आध व्यूज होगा भी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डिलीट करते हैं, अपडेट करके बोल रहा है। वो सब दिखाएंगे बाद में, प्रैक्टिकली होगा तो कमांड पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत जो जरूरी वाला चीज है वो दिखाई दे रहे हैं। हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तो ये समझ रहे हैं, इंसर्ट किसी भी तरीके से होना चाहिए रिकॉर्ड, डिलीट होना चाहिए अगर रिकॉर्ड है तो, अपडेट होना चाहिए रिकॉर्ड, ये सिंपल सी बात है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये दोनों बता चुके हैं, है ना। फिजिकली अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो लॉजिकली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए,
लॉजिकली अगर कोई चेंज करना है तो एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन पढ़ के आइएगा, फिर से समझा देंगे। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि टेबल को कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रिटी यानी रूल्स अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे 3 रूल तो जरूरी है, 3 रूल बताए थे ना, एक की कांस्टेंट, एक रेफरेंस कांस्टेंट फॉरेन की, और एक डोमेन कांस्टेंट। 3 तो होना चाहिए। तो ये तीनों आपको रूल अप्लाई होना चाहिए जिससे टेबल में कंटिन्यूटी बना रहे। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना है कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब समझते हैं कि एक नहीं, बांटना नहीं, बांटने के सेंस मतलब क्या कि एक बांटना मतलब डेटा नहीं कि तुम डेटा दो लो, तुम डेटा दो लो, ऐसे नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि डेटाबेस एक ही जगह रहे और उसको अलग अलग मल्टीपल लोकेशन से उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अब हाँ, अब ऐसा नहीं ना होगा कि जैसे आपका डेटा है, आपके डेटा पर 4 लोग काम कर रहे हैं। कभी आपको डेटा को, मेरे को भी काम है नंबर बैठाना है, कभी आपके डेटा को अकाउंट सेक्शन में भी काम है, कभी आपके डेटा को रिसेप्शन पर काम है, कभी आपके डेटा को ज्ञान भवन में काम है, वहां पर जो काम कर रहे हैं आदमी उनको चाहिए। तो आपको सबको पेन ड्राइव में आप दोगे नहीं ना कि लो डेटा, ये नहीं ना चलेगा। ये तो मैनुअल काम है ना कि तुम लो ये स्टूडेंट का डेटा, तुम लो ये स्टूडेंट का डेटा, तुम लो ये स्टूडेंट का डेटा। किसी का कुमार की जगह कुमारी है तो अपने वाला में चेंज कर लिया, बाकी समय में उसको क्या हो गया, कुमार की जगह क्या है, कुमारी ही रह गया। तो ये तरीका नहीं ना हुआ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रूल का मतलब कि डेटा सेंट्रलाइज्ड हो और वहां से सब कोई क्या करे, एक्सेस करे। तो ये हो गया ऑनलाइन कह सकते हैं आप, क्लाइंट सर्वर कह सकते हैं। जहां सर्वर है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सर्वर होता है ना। सर्वर पर आपको डेटा है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है, आप जो भी है, हमको काम है आपके डेटा को, हम भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें, आपके डेटा को फेच किए, वो भी डाला, तो सबको अनोनिमसली एक ही डेटा क्या कर रहा है, मिल रहा है। अगर मेरे को कोई डेटाबेस में किसी में नाम में गलत होगा, ये बच्ची आई बोली कि मेरा नाम में कुमारी की जगह पर कुछ और हो गया, हम कुमारी कर दिए, तो हम नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं, वो पूरा कहां पर कर रहे हैं, सर्वर में कर रहे हैं। और ऐसे पेन ड्राइव में मेरे में दिया रहता तो मेरे में कुमारी करता, फिर दूसरा वाला पर जाता तो उसमें भी होता है कि नहीं। तो ये गड़बड़। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी डेटा का क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अलग अलग ये नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, वहीं से डेटा सबको क्या करे, एक्सेस करे। ये तो होना ही चाहिए, सिंपल सा रूल है। और लास्ट है नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल कहने का मतलब है कि अगर डेटाबेस से डेटा को आप फेच कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बाईपास सिक्योरिटी फेचिंग नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज आप अपने मैट्रिक को रिजल्ट देख रहे हैं और आप यूजर नेम और पासवर्ड आपने डाला, तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आप तो यहां से डालें, यहां से क्वेरी गया और क्वेरी जाके आपको अनवांटेड रिजल्ट आ रहा है, यानी जो आपका नहीं है वो रिजल्ट आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं बाद बीच में सिक्योरिटी का क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी इंटैक्ट होना चाहिए, उसकी बाईपास सबवर्जन सबवर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये रूल दिए हैं और आपको लग भी रहा है कि ये रूल होना ही चाहिए कोई भी आरडीबी में इसको फॉलो करने के लिए। तो ये सारा 12 रूल है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाके, और इसको हम शेयर कर देंगे, इसको डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, एक एक पॉइंट को कैसे लिखना है। हर जगह आपको नेट पर क्वाड्स 12 रूल लिखिएगा तो 50 वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, कुछ इस वेबसाइट से कुछ उस वेबसाइट से करके आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। और इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है क्वाड्स 12 रूल। अभी नहीं पूछा, बाद में पूछा, कभी न कभी पूछेगा एग्जाम में, क्वाड्स 12 रूल। क्लियर है। और अगर पढ़िएगा, इसको नहीं समझ में आएगा, जो किसी एक दो पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से अगले दिन आप आके पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ईयर करो।